नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव। चर्चा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चाहे सड़कों की बात हो या चाहे हवाई अड्डों की बात हो, चाहे एक्सप्रेस वे की बात हो या रोजगार की, चाहे कोरोना महामारी को मात देने के उन तरीकों की बात हो जो देश और दुनिया में उदाहरण बनकर उभरे हैं। हर कसौटी पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश की पिछली सरकारों से अव्वल नजर आई है। आज की हमारी चर्चा इसी बात पर आधारित है कि योगी आदित्यनाथ के 4.5 साल की सरकार में उत्तर प्रदेश के विकास में अपनी किस तरह से उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्टूडियो में जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे परिचय कराना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे नजदीक में बैठे हैं रतन मणिलाल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा सुरेश बहादुर सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से शरद त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हम देखेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को अपनी सरकार के 4.5 साल पूरे कर लिए। 2022 में प्रदेश विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में वर्तमान योगी सरकार को अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाना होगा। सरकार चाहेगी कि विकास के उन द्वारा किए गए कार्य चुनावी मुद्दा हो और जनता उन्हें 100% अंक प्रदान करे। वैसे तो 4 सालों में लगभग आधा हिस्सा कोरोना महामारी की चपेट में रहा, लेकिन राज्य सरकार के महामारी से निपटने के प्रबंधन लोक जगत में प्रशंसा का पात्र रहा। साथ ही देश में वैक्सीनेशन के मामले में भी राज्य सरकार की तेजी को बड़ी तारीफ मिली। वैसे आंकड़ों में देखा जाए तो योगी सरकार की रिपोर्ट कार्ड में बहुत कुछ है। प्रदेश में अमन और चैन की अगर हम बात करें तो योगी सरकार में पूरा प्रदेश दंगा मुक्त रहा है। माफियों की अवैध ढंग से अर्जित 1866 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को जब्त किया गया। विभिन्न प्रकार की आपराधिक घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से कमी आई है। यदि विकास की बात करें तो 42 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बने। मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,08,495 आवासों का निर्माण किया गया। 46 लाख किसानों के 36,000 करोड़ के ऋण माफी की गई। 1,44,000 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान किया गया। 476 लाख मीट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया। 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की सरकारी खरीद से किसानों को 79,000 करोड़ का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2,53,98,000 किसानों को 37,388 करोड़ रुपए दिए गए। महिला सशक्तिकरण के लिए बालिकाओं की सनातन स्तर तक निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। पीएम कन्या सुगमता योजना से 9,36,000 बेटियों को लाभ मिला। ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी वितरित की गई। महिलाओं को न्याय देने के लिए 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई। पहली बार प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित किए गए। यही नहीं, प्रदेश को विकास के पर तब लगे जब 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ। प्रदेश में बन रहे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत के सपने को बल मिला है, बल्कि यह प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। आगामी 25 नवंबर को प्रधानमंत्री जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने उन सारे बिंदुओं को देखा जिन बिंदुओं के जरिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को अव्वल प्रदेश बनाने के लिए काम किया है। सबसे पहले इसी सवाल को लेकर शरद त्रिवेदी जी के पास जाना चाहूंगा, भाजपा के प्रवक्ता हैं। शरद जी, बहुत काम किया है 4.5 साल के इस समय में, बताइए विस्तार से जरा। देखिए, काम बहुत किया, लेकिन उसको बहुत मतलब बहुत कम समय है हमारे पास बताने के लिए।
खाली हम दो शब्दों को पहले ही तय कर लें कि सबसे ज्यादा, उसके बाद मैं नीचे पूरा भर दूंगा कि क्या क्या किया है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट बने हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा हवाई पट्टियां बनी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में शौचालय बने हैं, 42 लाख मकान बनाए गए हैं, 1 करोड़ 21 लाख बिजली के कनेक्शन दिए, 1 करोड़ 60 लाख गैस के कनेक्शन दिए हैं। आप शिक्षा के फील्ड में अगर जाते हैं तो 2 मेडिकल इंस्टीट्यूट है जिनमें से एक गोरखपुर वाला चालू हो चुका है। 60 जो मेडिकल कॉलेज हैं अलग अलग जिलों में बनाए जा रहे हैं और 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पे जो मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। महिलाओं का अगर देखें तो 1.5 लाख महिलाओं को नौकरी दी गई है सरकारी, और अगर सिर्फ नौकरी पे बात करें तो 1.5 करोड़ मनरेगा में नौकरियां दी गई हैं। 85 लाख जो एमएसएमई हैं उनमें 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दी गई हैं, और ओडीओपी जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में 25 लाख लोगों को नौकरियां दी गई हैं जी। सबसे पहली समस्या जो उत्तर प्रदेश में थी जब हमारी सरकार आई, वो थी जो अराजकता का माहौल था उत्तर प्रदेश में, उसको कंट्रोल करने की जरूरत थी, जिसमें 4 कमिश्नरी बनाई गई। 42,000 लोगों ने या तो आत्मसमर्पण कर दिया या उनके इनकाउंटर हुए, 1100 इनकाउंटर हुए हैं। या तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया या वो जेल में डाल दिए गए हैं, जिनमें करीब 12 से 15 पुलिसकर्मियों की भी हत्या करी गई है। तो एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना है जिसको कि बुलंदशहर और खुर्जा में उसको डाइवर्ट किया जा रहा है जी। मेरठ एक्सप्रेसवे बन चुका है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन चुका है। तो इतना काम उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी चीज ये नहीं है कि ये काम हुआ है, सबसे बड़ी चीज ये है कि 4 साल जो माननीय योगी जी को मिले हैं उसमें 4 साल में 2 साल तो वायरस था, और वायरस में भी सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हुआ, 9 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग हुई है। तो शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने विकास नहीं किया है। अभूतपूर्व सफलता मिली है और इसमें सारे समाज का, सारे प्रदेश का योगदान रहा है। और किसानों के लिए जो है हम लोगों ने 13 जो सिंचाई परियोजना को कंप्लीट किया है, जिसमें 4.25 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो वापस खेती में लाई गई है, और करीब 36,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ किया गया, और जनधन योजना में 37,000 करोड़ किसानों को दिया गया है, और 1.5 लाख करोड़ गन्ना किसानों का जो बकाया था वो उनका पेमेंट किया गया है। तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें अभूतपूर्व विकास ना हुआ हो। और पहली बार उत्तर प्रदेश एक ही प्रदेश है पूरे भारत में जहां की सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे। जब नोएडा एयरपोर्ट बन जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होंगे। तो कोई क्षेत्र, कोई विकास की ऐसी डोर नहीं है जिसको हम लोगों ने चलाई नहीं है, कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो किया नहीं गया है, और आगे निरंतर प्रयास चल रहा है, इसमें रुके नहीं है। इसमें 24 घंटे निरंतर प्रयास चल रहा है। 600 मेगावाट का जो प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है, वो बुंदेलखंड में लगाया जा रहा है, और डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। AK-203 राइफलों का लिए फैक्ट्री की जमीन एक्वायर हो चुकी है रायबरेली में। तो मुझे नहीं लग रहा है कि शायद ही कभी इस तरह का किसी राज्य में इस तरह का कार्य हुआ हो। और एक और मैं आपको चीज बताना चाहूंगा कि ईज ऑफ बिजनेस में 14 से दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आया है। 1,21,000 करोड़ का निर्यात उत्तर प्रदेश से हुआ है, और ट्रांसपोर्ट जो है, जो लॉजिस्टिक्स है, उसमें 13वें नंबर पे उत्तर प्रदेश था, जो 6ठे नंबर पे आया है। ये अभूतपूर्व, किसी भी राज्य ने, छोटा बड़ा कोई भी राज्य हो, इस तरह से 6 आंकड़े उसने पार किया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। शरद जी ने बहुत सारी बातें बताई, कई बिंदुओं पर जो है उन्होंने बताया कि किस तरह से विकास की बात हुई है। मैं आप दोनों से प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुवाई
दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुआई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुआई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुआई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। तो सुरेश जी, अभी जो बात हुई हमारी शरद जी से, उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, हवाई पट्टियां उत्तर प्रदेश में बनाई गई हैं। शौचालय जो है वो दिल्ली की आबादी से ज्यादा यहां पर मौजूद हैं और इसके अलावा 1.5 लाख महिलाओं को नौकरी सबसे ज्यादा यहां पर मिली है। तो ये जो उपलब्धियां हैं और ये जो विकास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए विजय जी, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए जी 2 मूलभूत आवश्यकता होती है। एक तो है कानून व्यवस्था और दूसरी है कनेक्टिविटी। जब तक आपकी कानून व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तब तक आपके कोई उद्योगपति और न तो उद्योग लगाने आएंगे, जैसे पिछली सरकारों में होता हुआ है। और दूसरी स्थिति कनेक्टिविटी की। तो मैं इन दोनों क्षेत्रों में एक बात ये कहूंगा कि योगी जी ने ये इतना आवश्यक किया है कि जो संगठित अपराधी थे, जो संगठित गिरोह पे थे, उन संगठित गिरोहों पर अंकुश लगा करके, या कहिए कि उनके आकाओं को जेल भेज करके एक ये भय समाप्त कर, उद्योगपतियों के मन से एक ये भय समाप्त करने की कोशिश की। अब आपको प्रदेश में पूरा संरक्षण मिलेगा और अगर आप अपने उद्योग धंधे लगाते हैं और यहाँ आते हैं तो आपको किसी प्रकार की डर नहीं होगा, किसी प्रकार की दहशत नहीं होगी। जो विकास की पहली चीज है, जो पहली प्रमुखता है, जिससे प्रमुखता से किया है और इसलिए उद्योगपति हमारे प्रदेश में आने लगे हैं। अब दूसरी बात थी कि अगर मान लीजिए हमारे यहाँ उद्योग लगते हैं, हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन को कैसे हम बाहर भेजें जी। तो बाहर भेजने की जरूर थी, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ आज कम से कम एक स्थिति ये है कि हमने इसी दौर में देखा है, पिछली सरकारों तक देखा है कि अगर हमको यहाँ से गोरखपुर जाना था तो हमें 8-9 घंटे में सफर करना पड़ता था जी। आज वो स्थिति हो गई है कि जैसे हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ही हमारा बना, तब हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से या अपने रास्ते से मुश्किल 3 घंटे में हम गोरखपुर 3.5-4 घंटे पहुंच जा रहे हैं। ये एक मार्केट से जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी, फिर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, इन सड़कों का जो प्रचार हुआ, सड़कें जो बनी है, उनसे हमारी कनेक्टिविटी में भी बढ़ोतरी। जाहिर सी बात है कि ये दोनों चीजें विकास के लिए बहुत ही आवश्यकता है और इसको प्रमुखता से योगी सरकार ने किया है। इसीलिए किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, चाहे ओडीओपी का मामला हो, डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटर का मामला हो, रोजगार की बात आपने की, रोजगार देने का मामला हो, तो अगर स्वरोजगार ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे, स्वरोजगार ही उपलब्ध करा दिए जाए, तो जाहिर सी बात है उससे विकास पर तो असर पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 4 सालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसी दिशा में प्रयास किए हैं और उनको बराबर सफलता भी मिल रही। बिल्कुल, एक्सप्रेसवे जिन जिन जगहों से होकर गुजर रहा है वहां रोजगार के अवसर तो सृजित कर ही रहा है, साथ ही और भी सुविधाएं जो है वो दे रहा है। तो रतन मणि जी, आपके पास आना चाहूंगा कि जैसा कि हमारे भाजपा प्रवक्ता ने भी कहा, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि इतनी उपलब्धियां हमारी हुई हैं, और सुरेश जी ने भी बताया कि कनेक्टिविटी जो है वो महत्वपूर्ण होती है। कनेक्टिविटी अगर है तो विकास अपने आप रफ्तार पकड़ता है। बिल्कुल। आपकी नजर में
थे? देखिए, उत्तर प्रदेश को हम अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें जी, तो पश्चिम के जो राज्य हैं उसमें दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड एक तरफ, और इधर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ आप एक तरफ देखें तो अभी तक क्या था कि अगर हम पूर्व और पश्चिम की कनेक्टिविटी देखते थे तो हर हालत में उसे उत्तर प्रदेश होके ही जाना पड़ता था। और अब अगर इतने सालों तक ये पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र है, आप समझिए दिल्ली से लेकर बिहार की बॉर्डर तक, अगर यहाँ पर किसी भी तरह का मूलभूत विकास नहीं होता है और यहाँ की जनसंख्या 23 करोड़ के आसपास है, तो हम समझ सकते हैं कि इसका पूरे देश के विकास दर पर कितना भारी असर पड़ता था। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश को जब तक हम बीमारू राज्यों में सम्मिलित रखते थे तब तक पूरे देश की विकास दर पर इसका असर पड़ता था। और अब जब हमारे पास दिल्ली से या हरियाणा से या और आगे से लेकर और बिहार और उत्तर पूर्व के राज्यों तक एक कनेक्टिविटी बनी है, तो उससे न केवल माल ढुलाई के लिए रास्ता खुला है बल्कि लोगों का आवागमन, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चिकित्सा के लिए हो, पर्यटन के लिए हो, किसी चीज़ के लिए हो। और अब हम देख रहे हैं कि जो बुंदेलखंड का जो दक्षिण की तरफ जो इलाका है, जो कि बहुत ही जहाँ पर कृषि भी नहीं थी, किसी तरह का विकास नहीं था, वहाँ पर अगर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है तो आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश को अगर हम एक समग्र रूप से देखें तो यही वो भूभाग जो अपने कमजोर विकास की वजह से देश की विकास दर को प्रभावित करता था, आज आने वाले कुछ ही सालों में मुझे लगता है इसकी वजह से देश की विकास दर में एक इस तरह का इजाफा होगा, इस तरह की वृद्धि होगी जिससे ये महसूस होगा कि उत्तर प्रदेश का महत्व पूरे देश की अर्थव्यवस्था में क्या है, जो अभी तक शायद हम महसूस नहीं कर पाते थे। बिल्कुल। 5 हवाई अड्डों की अगर हम बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं, वैसे तो उत्तर प्रदेश में है ज्यादा, लेकिन जो 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उनका अब बड़ा अहम रोल हो जाता है उत्तर प्रदेश के विकास में। क्यों सुरेश जी? नहीं, मैंने आपसे कहा ना, कनेक्टिविटी हमेशा से कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण रोल रहा। जब तक एक दूसरे से हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तभी मैंने कहा ना, जैसे रतन जी अभी कहा कि दूसरे के प्रदेशों से भी जब तक हमारे निश्चित रूप से हमारा आवागमन नहीं होगा, हम सुविधा नहीं होगी, पहुंचने की सुविधा नहीं होगी, तो काफी चीजें देखिए, ऐसे प्रोडक्शन भी होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो इतने समय में उनकी अवधि होती को खराब हो जाते हैं जी। वहां से यहाँ से लाने में वहां, इसीलिए आप देखिए हमेशा से उद्योगपतियों का ध्यान जो है हमेशा रहा कि जो नोएडा की तरफ या दिल्ली से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट रहे, वही देखिए वही उनकी बरीता रही। और हमारे इतने वर्षों से बाद आप देख लीजिए, पूर्वांचल हमेशा से सबसे, जबकि पूर्वांचल से सबसे ज्यादा नेता आए, प्रधानमंत्री आए, हमारे मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन ये कि सबसे ज्यादा अगर कोई क्षेत्र रहा तो पिछड़ा ही रहा, हमारा पूर्वांचल ही पिछड़ा रहा। अब आज वो स्थिति देखिए, हमने कहा बहुत बेसिक सी बात थी, जब हम ही लोग जाते थे तो यहां से गोरखपुर पहुंचे 8-9 घंटे लग जाते थे। तो एक दिन तो आप जाए, और सड़कें इस तरह से थी, जो सड़कों पर जाते थे तो दूसरे दिन तो सिर्फ आपको आराम करना पड़ता था। तो आज वो स्थिति जो हो रही है, उस स्थिति से निश्चित रूप से इतना लाभ तो पूर्वांचल को मिल ही रहा है। जो सड़कें बन रही हैं, सिद्धार्थनगर हो गया, देवरिया हो गया, अब उन लोगों को आसपास ही 40-50 किलोमीटर पर ही ये सुविधा उपलब्ध है, उनकी कनेक्टिविटी निश्चित है, तो निश्चित रूप से उनको, वहां की जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा नुकसान उनसे पूर्वांचल का ही हो रहा था। हाँ। अब तो सबसे पूर्वांचल का लाभ भी पूर्वांचल का ही होने जा रहा है। लाभ सबसे ज्यादा पूर्वांचल का ही हो रहा है। हमारे साथ हमारे एक और मेहमान जुड़ चुके हैं इस समय, प्रेम शंकर मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार जी। प्रेम शंकर मिश्रा जी, हमारी जो चर्चा है वो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जो अहम योगदान है उसके विकास में, उस पर चल रही है। हमारे साथ हमारे और भी मेहमान हैं, सुरेश बहादुर सिंह जी हैं और साथ ही जो है रतन मणिलाल जी हैं, और उसके अलावा वर्चुअल में हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता शरद त्रिवेदी जी हैं, वो सब चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। आप भी आ चुके हैं, तो आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में जैसा कि इन लोगों ने बताया कि कनेक्टिविटी जो है बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के विकास में, और कनेक्टिविटी के जरिए ही उत्तर प्रदेश का विकास जो है वो बहुत जोरों से हो रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का भी बड़ा अहम रोल है। आपकी नजर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से उत्तर प्रदेश के विकास में क्या गति आने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पे जब आप विकास की बात करते हैं, विकास की अपनी अलग अलग अवधारणाएं हैं। हम समृद्ध विकास की बात करते हैं जिसमें सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के सारे प्रोस्पेक्ट होते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि कनेक्टिविटी उसका पहला तत्व है। बिजली, आधारभूत संसाधन, सड़क,
एयर कनेक्टिविटी ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का 7वें देश के बराबर है। इसका जो भौगोलिक आकार है वो दुनिया के तमाम सैकड़ों देशों से बड़ा है। ऐसी स्थिति में जब इतना विस्तार है तो उसके लिए अगर बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो उद्योग धंधों का जो विकास है जिस प्रकार से उसको लगना चाहिए वो संभव नहीं हो पाएगा। अब एक तरफ आप देखिए कि हमारा वेस्ट यूपी, अगर आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से को देखिए तो वेस्ट यूपी जो है दिल्ली से सटा हुआ था। उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि वेस्ट यूपी में जितने बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो सीधे आके लगी। और आप देखिए कि एक तो पहले से ही वहां पे जो किसान थे वो कैश क्रॉप पे ज्यादा काम कर रहे थे, उसके बाद वहां इंडस्ट्री लगी, तो पूरा जो क्षेत्र है उसका विकास बहुत हुआ। दूसरी तरफ पूर्वांचल कह लीजिए, बुंदेलखंड कह लीजिए, या जो तराई के क्षेत्र हैं वो एक दूसरे कोने पे थे। वहां न सड़क की कनेक्टिविटी थी, न एयर की कनेक्टिविटी थी। आप बहुत हद तक ट्रेन के भरोसे निर्भर थे, वो भी बहुत से एरिया उससे अछूते थे। इसलिए जिस तरह का औद्योगिक विकास इधर होना चाहिए, जिस तरह से मार्केट को इधर आनी चाहिए, जिस तरह से रोजगार के अवसर इधर सृजित होने चाहिए थे, बाजार का जो रुख होना चाहिए था, आप देखिए उनसे ये हिस्से अछूते रहे। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है, सड़क कनेक्टिविटी पे काफी बात हो चुकी है। एयर कनेक्टिविटी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में पहले एक लखनऊ के बाद बनारस ही था जो इंटरनेशनली ऑपरेशनल एयरपोर्ट था। आज आपके पास कानपुर से भी कनेक्टिविटी की बात चल रही है। कुशीनगर आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। आज के तारीख में 5 से 6 बड़े एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं। दूसरा जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी, उड़ान स्कीम थी जो केंद्र सरकार की, उसके तहत हर मंडल को कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। तो अगर दिल्ली से गोरखपुर की दूरी या लखनऊ मुंबई से गाजीपुर की दूरी जब 1.5 से 2 घंटे में हो जाएगी, तो बाजार और विकास की जो दूरी जो हजारों किलोमीटर की थी या जिसको जो दशकों की थी पहुंचने की, वो रीच भी महीनों और सालों में निश्चित तौर पे हो जाएगी। और आप देखिए कि अभी जैसे 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुए थे जिसमें 3.5 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ के एमओयूज हुए थे, अगर आप उनका अलग अलग विश्लेषण करें तो आप एक बड़ी दिलचस्प बात पाएंगे कि जो जिन क्षेत्रों को हम उपेक्षित मानते थे या जिनको माना जाता था कि वहां पे उद्योग के लिए इंडस्ट्री के लिए कोई बड़ी गुंजाइश नहीं है, उन एमओयूज का बड़ा पार्ट वेस्ट यूपी के को अगर आप छोड़ दीजिए तो उनका बड़ा पार्ट बुंदेलखंड था, सीतापुर बाराबंकी जैसे एरियाज में है, पूर्वांचल में बड़े पैमाने पे एमओयूज हुए हैं और कई जमीन पर उतर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा ये कनेक्टिविटी का फायदा दिखाता है। आज की आप सोचिए कि अकेले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जो आजमगढ़ 5 से 6 घंटे लगते थे, आज वो 2.5 से 3 घंटे की दूरी है, जो गाजीपुर 3.5 घंटे की दूरी है जी। तो 8 से अगर 10 घंटे आप सोचिए कि गाजीपुर, जैसे मैं गाजीपुर की बात करता हूँ, गाजीपुर से सटा बलिया है, सब्जी उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अब वहां के किसान के लिए सबसे बड़ा, अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो उसके पास सबसे बड़ा मार्केट क्या है? उसके पास आसपास का मार्केट है न, उसका कच्चा सौदा है वो बहुत दूर तक ले नहीं जा सकता और उसके पास उसको वहां दाम नहीं मिलते हैं। आज की तारीख में उसके पास 3.5 घंटे का लखनऊ का रास्ता है या और बड़े मंडियां कनेक्ट हो रही हैं, वो बड़े आराम से वो चाहे तो अपना प्रोडक्ट लेके आ सकता है। इसी तरह आजमगढ़ के जो तमाम स्थानीय, आप चाहे काली मिट्टी के बर्तन हैं जो ओडीओपी में, चाहे रेशम के या साड़ियों के जरी के तमाम ऐसे काम है। इसी तरह हर क्षेत्र की, हर जिले की उत्तर प्रदेश की अपनी विशेषता है, लेकिन क्या उपलब्ध नहीं, उनके लिए बाजार उपलब्ध नहीं है। और बाजार बड़े शहरों में है, ग्राहक कनेक्टिविटी न होने के नाते छोटे जगहों पर पहुंचते नहीं है। तो ऐसे में कनेक्टिविटी तो विकास की पहली शर्त है और ये अच्छी बात है कि उस दिशा में बहुत सार्थक काम हो रहा है। बिल्कुल, अब आगे बढ़ेंगे चर्चा में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुवाई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुवाई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुवाई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुवाई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को
2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुवाई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुवाई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुवाई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुवाई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। तो शरद त्रिवेदी जी, एक बार फिर अपने सवाल के साथ आप ही के पास आना चाहूंगा मैं। जी, प्रदेश में जो है वो एक समय देखा जाए खनन को लेकर बड़े अव्यवस्था का माहौल था, खनिज की लूट थी, भ्रष्टाचार फैला हुआ था। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार के आने के बाद उस पर शिकंजा कसा, लगाम लगाई गई, भ्रष्टाचार खत्म किया गया। जो सरकार ने कदम उठाए उनके बारे में मैं आपसे सुनना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज जो उत्तर प्रदेश, मैंने आपसे कहा कि वो सुरक्षा की जरूरत थी, तो सुरक्षा पे सबसे पहले काम किया गया। आपने देखा कि दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, कैराना, शामली, रामपुर से लोगों का पलायन हो रहा था, उसको रोका गया। और जो अराजकता का माहौल और जो घूसखोरी उत्तर प्रदेश में चल रही थी, नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और LDA जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके कितने अफसर जेल में हैं और कुकर्म जो थे वो पार्टियों ने किए थे। और उसका प्रायश्चित जो है वो 2 CEO नोएडा के, एक एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का, और लखनऊ के सीनियर वरिष्ठ अफसर जो है, IAS अफसर जो है वो जेल में गए हुए हैं। और 22,000 जो है सपा के कार्यकाल में 22,000 भर्ती हुई थी पुलिस की, जिनमें से 17,500 एक ही जाति के भर्ती हो गए थे। खनन माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया, नकल माफिया, पोस्टिंग ट्रांसफर माफिया, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां माफिया का कंट्रोल नहीं था। उत्तर पश्चिमी और खासतौर से पूर्वांचल, जैसे भी मिश्रा जी इतना वहां के बारे में बता रहे थे पूर्ण रूप से, तो पूर्वांचल तो खाली मतलब डॉनों के लिए जाना जाता था कि कौन डॉन है, कहाँ डकैती पड़ेगी। लोग जेलों से चुनाव लड़ रहे थे, जेल से चुनाव लड़ रहे थे और जेल से चुनाव जीत रहे थे। अब उनको सबको पता चल गया है कि ये सारी हरकतें, जितने ये गुंडागर्दी, बदमाशी, सारी बंद कर दी गई है। बहन जी के ऊपर उत्तर प्रदेश में हमला हुआ, उनकी जान किसी तरह बची। फूलन देवी के केस वापस लिए गए हैं क्योंकि उन्हें अमुक जाति का वोट चाहिए था। रीटा बहुगुणा जोशी के ऊपर हमला हुआ जब वो कांग्रेस में थी। तेवतिया जी के ऊपर हमला हुआ जब वो गाजियाबाद में थे। और लखनऊ में, लखनऊ के SHO को उनकी खुद की गाड़ियां बांध के हजरतगंज में इनके कार्यकर्ताओं ने घुमाया, तो DSP को गोली मारी गई है। जहां पुलिस से जनता डरती थी और पुलिस जो था नेता से डरता था। भैंसों को आपने देखा कि पुलिस जो है वो भैंस पकड़ने जाती थी। तो ये हालत जो उस समय थी, जिसकी वजह से कोई उत्तर प्रदेश में मतलब जो माहौल ऐसा था कि कोई उद्योगपति आता ही नहीं था। जैसे भी मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से चीजों को बताया है। और मैं हरियाणा गया, पंजाब गया, तो वहां मैंने पूछा यहाँ की क्या समस्या है। कहते जी उत्तर प्रदेश से भैये नहीं आ रहे हैं। मतलब शर्म से हमारा सर झुक गया कि उत्तर प्रदेश जो है खाली एक लेबर सप्लाई करने का केंद्र था। और आज ये है कि अब उत्तर प्रदेश में लोग वापस आ रहे हैं। जो यहाँ से बेंगलोर चले गए थे, हैदराबाद चले गए थे, वो सब लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि उस तरह का माहौल जहाँ उद्योग आता है, उद्योग को गुंडागर्दी, बदमाशी, राजनी से वो दूर भागता है। तो उस तरह का माहौल बनाया गया जिसमें कि अब उद्योग आने लगे हैं। उद्योगों को जमीनें सस्ते रेट पे दी जा रही हैं, उद्योग को बिजली दी जा रही है, सबसे ज्यादा बिजली के कनेक्शन, और 24 घंटे में
जो है माननीय योगी जी के आदेश हैं कि 24 घंटे में अगर कोई ट्रांसफार्मर खराब होता है तो 24 घंटे में ट्रांसफार्मर रिप्लेस किया जाएगा। कनेक्टिविटी कर दी गई, एयरपोर्ट्स कर दिए गए, तो कोई भी ऐसा, इसी वजह से जो मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ 21 लाख का निर्यात उत्तर प्रदेश से हुआ है। और जो यूपी इन्वेस्टर समिट हुआ तो उसमें 4.5 लाख करोड़ की कमिटमेंट आ चुका है उद्योगों से। सारे विश्व के उद्योग आए थे, उद्योगपति आए थे, उनसे कमिटमेंट हो चुका है। तो विकास की गति तभी होगी जब ये सारी सुविधाएं होंगी। मैं अपने क्षेत्र, जब साफ सुथरा समाज जो है वो बनेगा तो विकास अपने आप रफ्तार पकड़ेगा। हाँ, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं अपने क्षेत्र श्रावस्ती गया था, तो मैंने वहां पे कुछ लोगों ने पूछा, कहने लगे जी लखनऊ से श्रावस्ती कितनी दूर है, तो किसी ने कहा कि जी 4 घंटे का रास्ता है। उन्होंने कहा नहीं, मैं घंटे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ दूर कितना है। तो कहने लगे नहीं जी 4 घंटे लगेंगे। कहने लगे साहब मैं दूरी पूछ रहा हूँ, हमें घंटे नहीं पूछना है। कहते जी दूरी से कोई मतलब है, दूरी तो 125 किलोमीटर है, लेकिन जाने में 4 घंटे लगते हैं। अब वहां 1.5 घंटे में आप पहुंचते हैं। तो ये सारी मूलभूत सुविधाएं जिनका अभाव था उत्तर प्रदेश में, जब वो दी गई हैं, अब विकास की कुलाचे भर रहा है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल, अपराधियों पर शिकंजा कसा है। हालांकि समाज के साथ साथ और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें समाज की सफाई और उन क्षेत्रों की सफाई बेहद जरूरी है। मैं आप लोगों के पास आना चाहूंगा, सुरेश बहादुर जी। जैसा कि मैंने अभी शरद जी से सवाल पूछा कि खनन माफियाओं का जो है बोलबाला था, खनिज की लूट मची हुई थी, और लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई तो उन पर लगाम लगाया गया, माहौल को स्वच्छ किया गया। देखिए विजय जी, चाहे शराब माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, खनन माफिया हो, भू माफिया हो, ये सब ऐसे होते हैं कि सभी सरकारों में अपना जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं और व्यवस्थित कर ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि भाजपा सरकार में उन्होंने प्रयास नहीं किया, यहां भी प्रयास किया। सरकार बनते ही कहीं ना किसी रूप में आए और सरकार सत्ता का सुख लेने में उनको लगा होगा कि सत्ता से फिर हमको संरक्षण मिल जाएगा। मैं सिर्फ योगी जी, निश्चित रूप से इस बात की योगी जी की तारीफ करूंगा कि उनकी प्रतिबद्धता और उनकी बिल्कुल नीयत बहुत साफ थी कि कम से कम इन माफियाओं को कहीं भी प्रफुल्लित नहीं होने देना, पनपने नहीं देना है। इसीलिए अगर अपनी सरकार के भी विधायकों का या अपने सरकार के किसी का संरक्षण भी अगर उनको पता चला, तब भी उन्होंने उससे कोई समझौता नहीं किया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। यही कारण है कि आजकल खनन माफिया आपको देखिए नेपथ्य में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं, अपनी सरकार के लोगों को भी अगर उनको जानकारी हुई कि इनका इन्वॉल्वमेंट है इस खनन में, उन्होंने उनके खिलाफ भी शिकंजा कसा और उनके जो निकाले जाते थे सब मध्य प्रदेश में नजर आए, कोई उत्तर प्रदेश में नजर आए। तो निश्चित रूप से योगी जी की वो है, मैं कहूंगा योगी जी ऐसे पहले प्रधान मुख्यमंत्री हैं कि जिन्होंने कभी भी ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं दिया। और यही कारण नहीं तो कहीं ना कहीं ये माफियाज तो अपना ढूंढ ही लेते हैं, ये सहारा ढूंढ ही लेते हैं और इनको सहारा मिल भी जाता है। लेकिन ये योगी जी और सिर्फ योगी जी, अकेले योगी जी का मैं योगदान कहूंगा मुख्यमंत्री के नाते, जो कभी भी चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे मतलब इन माफियाओं से समझौता करने की ना कभी उनकी नीति रही है ना उन्होंने की है। यही कारण है कि आजकल खनन पर प्रतिबंध, खनन अवैध नहीं हो पा रहा है, या किसी भी क्षेत्र में माफियाओं को कभी उन्होंने संरक्षित नहीं किया। इनके सहारे को बेसहारा करने का काम योगी आदित्यनाथ की खनन अब ई-टेंडरिंग से होता है, कोई जिले स्तर पे नहीं होता है, ई-टेंडरिंग से होता है। देखिए, संगठित अपराध को कंट्रोल करना हमेशा हर सरकार कहती तो है, लेकिन ये कठिन काम है। हमने पिछले कई सालों में ये देखा है कि हर सरकार ये दावा तो करती है कि हम ये करेंगे, ये वादा भी किया जाता है, लेकिन अंततः होता ये है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह के तत्वों को प्रश्रय मिलता है, राजनीतिक समर्थन मिलता है, और जिस तरह के लोग बाहुबली अपने अपने क्षेत्र के हैं, वो किसी न किसी राजनीतिक दल को, जैसा बिल्कुल ठीक कहा कि हर दल में उनकी पैठ बनाने की कोशिश होती है। और ये दुर्भाग्य है कि अभी तक इस तरह के तमाम सारे लोगों को हमने देखा जो सत्ता में भी आए और राजनीति में उन्होंने अपना प्रभुत्व भी बनाया। लेकिन अब कम से कम इस मामले में तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर और पूर्व और दक्षिण उत्तर प्रदेश तक इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े जो संगठित अपराधी थे, गैंगस्टर्स थे, जो चाहे जमीन को लेके, चाहे तमाम सारे और चीज़ों को लेके लूटपाट, स्नैचिंग, ये सारी बहुत सारी वारदातें रोक लगी है। और इससे लोगों में एक बहुत निश्चित संकेत गया है कि कम से कम
और सारी चीज़ें हुई हों या ना हुई हों, कम से कम जो संगठित अपराध है वहाँ पर हमें उससे मुक्ति मिली। तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की छवि जो अन्य प्रदेशों में जो बनी थी उसको सुधारने में और लोगों को उत्तर प्रदेश को एक नए नज़रिए से देखने में ये एक बहुत बड़ा योगदान इस बात का रहा है। बिल्कुल। प्रेम शंकर मिश्रा जी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुवाई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुवाई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुवाई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुवाई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुवाई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुवाई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। कहो जोखू, क्या हाल है? सब ठीक है साहब। साहब, सिंचित दशा में चने की बुआई करनी है, कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिंचित दशा में चने की पिछैती बुवाई दिसंबर के पहले सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुवाई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थेरम से शोधित करें और राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। इससे बीज जनित रोगों से बचाव होगा। जी साहब। प्रेम शंकर मिश्रा जी, ये सवाल लेकर मैं आपके पास आऊंगा। ये कहा जाता है कि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, यानी उसके विकास के लिए या फिर प्रदेश के विकास में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। उनको जब तक एक सुरक्षित माहौल नहीं मिलेगा, देश का या प्रदेश का विकास संभव नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह माहौल तैयार किया है, उन्हें सुरक्षित किया है, आत्मनिर्भर बनाया है। क्या कहना है आपका? देखिए, कानून व्यवस्था का अगर जो मसला है, इसको 3 कसौटियों पे कसा जाना चाहिए। एक होता है इंटेंशन, और दूसरा होता है एक्शन, और तीसरा होता है परसेप्शन। सरकार का इंटेंशन अच्छा है। मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। कम से कम हमारे पास दर्जनों ऐसी घटनाओं के उदाहरण है। अखबारों में छपी महिला अपराध की खबरों को संज्ञान में लेते हुए कड़ी कार्रवाइयां की गई हैं और इसके नाते कानून व्यवस्था को लेकर एक बेहतर परसेप्शन हुआ है। जैसा कि हमारे अन्य वरिष्ठ साथियों ने इशारा भी किया कि संगठित अपराध पे बहुत अच्छा काम हुआ है। कई बड़े माफिया ध्वस्त हुए हैं। सरकार बनने के बाद ही महिला सुरक्षा को लेकर कई अहम कदम भी उठाए गए थे, चाहे एंटी रोमियो स्क्वाड है और दूसरे तरह के। और बाद में खासकर आप देखिए कि पिछले 1.5-2 सालों से पॉक्सो एक्ट के तहत और महिला अपराधों में जो सजा कराने की दर है वो भी बढ़ी है। अभियोजन को भी कसा गया कि मुकदमे जो बड़े लंबे समय तक लंबित चल रहे हैं उसमें रिजल्ट आने चाहिए, तो अपराधियों को सजा भी मिले। महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं के हित के लिए तमाम योजनाएं भी आई हैं जिनके अपने रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक नीचे स्तर पे बात अक्सर आती है कि थानों और तहसील का जो भ्रष्टाचार है या ब्यूरोक्रेसी के अंदर की जो भ्रष्टाचार का कोड है वो इतना गहरा है कि इसकी पूरी ओवरहॉलिंग के लिए एक लंबा समय चाहिए। सरकार प्रयास कर रही है, तमाम अपराधियों पर, तमाम अफसरों पर भी कार्रवाई हुई, अपराधियों पर तो कार्रवाई हो भी रही है, नीचे तक तमाम योजनाएं पहुंची भी हैं। लेकिन जो गति मुख्यमंत्री की है, जो मंशा नेतृत्व की है, अगर उसके साथ ब्यूरोक्रेसी का सेटअप या जो व्यवस्था का सेटअप है, क्योंकि जो व्यवस्था जनित शोषण है उस पर भी लगाम लगाया जाना बहुत जरूरी है।
पिछले 2-4 महीनों में कई ऐसी घटनाएं आई हैं पुलिस के स्तर से जिसने कहीं न कहीं सरकार की पूरी बनी बनाई मेहनत और इकबाल पर सवाल खड़े किए। हालांकि उसको धुलने के लिए तमाम कदम भी उठाए गए। सरकार का इंटेंशन अच्छा है, भी बेहतर हुआ है, लेकिन इस स्तर पे और बेहतर प्रयास किए जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि उस दिशा में सरकार काम कर भी रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये जो व्यवस्था जनित पुलिस और प्रशासन की दबंगई जो स्थानीय स्तरों पे, छोटे छोटे स्तरों पे होती है, जो जनता को, और ये बात खुद मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं। मुझे याद है कि अभी अधिकारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नए अधिकारियों को में भ्रष्टाचार की आदत लग रही है, या आज भी उनके जनता दर्शन के कार्यक्रमों में जो भीड़ होती है वो अक्सर जो है तहसीलों से लेकर थानों तक के मसलों की होती है, जिसके और खुद कहते हैं कि अगर आप नीचे समस्या का समाधान करते हैं तो ये मामला हमारे तक नहीं आता। तो अच्छी बात है कि सरकार इस मसले को संवेदनशील है, इस रोग को समझ रही है, तो उम्मीद है कि धीरे धीरे इसका इलाज भी सामने आएगा। बिल्कुल, इसका इलाज सामने आएगा। अब शरद त्रिवेदी जी, महिलाओं से ही जुड़ा हुआ एक सवाल और मैं लेके आपके पास आना चाह रहा हूं। एक अभियान है वृहद मिशन शक्ति अभियान, इसके तहत किन किन योजनाओं को लेकर सरकार जो है महिलाओं के हित में आगे बढ़ रही है और भी आगे कितना बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहले कि 1.5 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, और उसके अलावा सामाजिक विवाह योजना में 10 लाख महिलाओं की जो विवाह किया गया उसमें 10 लाख महिलाओं को उससे लाभ हुआ है, और 29 लाख महिलाओं जो अनिराश्रित महिलाएं थी जिनका कोई सहारा नहीं था, उनको 500 रुपए महीना उनको दिया जा रहा है, और 55,000 बैंकिंग सखी बनाई गई हैं। तो महिलाओं का के ऊपर, क्योंकि महिलाओं का बहुत अहम रोल होता है घर में और बच्चों के पालन पोषण में, तो महिलाओं का को उसी तरह से देखा गया है सरकार ने, और उनके ऊपर फोकस करके उनके डेवलपमेंट में इंतजाम किया जा रहा है। और ग्रेजुएशन लेवल तक हर महिला को ग्रेजुएशन लेवल तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी, उसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो देना चाहती हैं उनको टोटल फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोचिंग दी जाएगी, और जो भी उनके लिए सेवा की जरूरत है उनके लिए करने के तत्पर है सरकार। तो महिलाओं, और सबसे बड़ी चीज तो ये कि 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। बिल्कुल। मैं सुरेश बहादुर जी आपके पास आना चाहूंगा। जैसे इन्होंने कहा कि 1.5 लाख नौकरी महिलाओं को दी गई हैं, विवाह में काफी सहायता की गई है, इसके अलावा 500 रुपए महीना भी दिया जा रहा है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आपकी नजर में जो है वो अभी कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिसमें और ज्यादा बारीक से काम करने की जरूरत है? देखिए, जहां तक जब डेवलपमेंट की बात होती है, विकास चतुर्दिक विकास होना चाहिए, चौतरफा विकास होना। जब तक हर तबके का व्यक्ति तबके का विकास नहीं होगा तब तक वो सब विकास नहीं माना जाएगा पूरा। उसमें चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, या अन्य तबके के लोग हो, सबका एक तरीके से। तो सरकार ने निश्चित रूप से महिलाओं के लिए कई योजनाएं लागू की है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब स्वरोजगार की, तो जो स्वरोजगार की सबसे बड़ी बात है, स्वरोजगार की योजना की है। और सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो ओडीओपी में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जो है, उसमें जो है उसमें महिलाओं की भागीदारी है, और उसमें महिलाएं भी स्वावलंबी हो रही हैं और स्वरोजगार भी कर रही हैं। उसमें सबसे ज्यादा फायदा इस सरकार का। मैं किसी भी सरकार का आलोचना, सरकार की देखिए, किसी भी सरकार, हर सरकार की सोच होती है कि प्रदेश का विकास हो, वो कार्यक्रम भी लाते हैं, प्रोग्राम भी लाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि आप इंप्लीमेंटेशन कैसे करवाते हैं। सरकारों के इंप्लीमेंटेशन का ही सारा रूप होता है कि अगर बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता है तभी जो है, और ये सरकार की यही सबसे बड़ी खूबी है कि इनकी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है और इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, जिससे हर तबके को, मैं महिलाओं की बात नहीं करता, सब तबके को जिसका लाभ मिल रहा है। और किसी भी तबके की बात करेंगे, पहला जो बेसिक चीज जुड़ी है वो कानून व्यवस्था से ही जुड़ी रही। कानून व्यवस्था, जब तक कानून व्यवस्था में लोग अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तब तक तो विकास के बारे में सोचना भी दूभर हो जाता है। तो सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, जैसे भाई साहब ने भी कहा, कि संगठित गिरोहों को जो कंट्रोल में करके, नियंत्रित करके जो एक सुरक्षा का वातावरण बना है, माहौल बना है, उससे हर तबकों को, महिलाओं की भी, पुरुषों को भी, नौजवानों को भी, और हर दूसरे तबके के लोग हैं जो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, उनको भी विकास में उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। बिल्कुल। शरद जी, एक सवाल लेके हम जो है, हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन आपके पास आना चाहूंगा। एक जिला एक उत्पाद की यहां पे बात चल रही है, उसमें बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनको शामिल किया गया है, जिन जिलों की तस्वीर जो है वो बदली है, वो निकल के सामने आई है, लेकिन अभी ऐसे बहुत से जिले हैं जो एक जिला एक उत्पाद योजना से अछूते हैं।
उनके लिए सरकार क्या करने जा रही है? नहीं, देखिए, इस योजना को जो जब से मैंने आपको पहले बताया कि योगी जी के माननीय योगी जी के पास सिर्फ 2 साल का वक्त था, क्योंकि 2 साल तो वायरस में सभी कुछ बंद था। तो उसमें भी इतना करके दिखाया है। जिन जिन जिलों जो इस जिले से अभी पूरी तरह नहीं कनेक्ट हुए हैं उनके ऊपर काम चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि अगले 5-6 महीने में भी आपको उसका रिजल्ट डे टू डे बेसिस पे मॉनिटरिंग की जा रही है, उस पर डे टू डे बेसिस पे रिजल्ट दिया जाएगा। और क्योंकि हालात इतने खराब थे कि उसको सुधारते सुधारते भी जो कोढ़ था उत्तर प्रदेश का, उसको सुधारते सुधारते मतलब यहाँ तो सर्जरी की जरूरत थी। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और एलोपैथिक ये नहीं काम कर सकती थी, तो सर्जरी करी गई है। अब सर्जरी में थोड़ा सा हीलिंग में टाइम लगता है, और मुझे उम्मीद है कि 2-4 महीने में जो अभी बचे हैं उसमें भी काम चल रहा है निरंतर, और ये इनको पूरा तरह कंप्लीट कर दिया जाएगा। बिल्कुल। प्रेम शंकर मिश्रा जी, एक बहुत ही छोटी सी जो है प्रतिक्रिया मैं चाहता हूं आपसे इस पे कि जैसे कि शरद जी ने बताया है कि उस पे काम, जो जिले अछूते हैं इस समय जो बच गए हैं एक जिला एक उत्पाद से, उनको भी बहुत जल्दी कवर किया जाएगा। क्या कहना है आपका? बहुत ही छोटे। देखिए, जो ओडीओपी है उसके अंतर्गत सभी 75 जिलों के प्रोडक्ट लिए गए हैं, लेकिन वही समस्या ये है ना कि अगर कोई जिला या कोई उत्पाद बाजार से अछूता है, उसकी उतनी पहचान नहीं है, उसकी मार्केटिंग है, तो वो अपना एक समय लेगी। आप देखिए कि धीरे धीरे आप सिद्धार्थनगर का जो काला नमक चावल है, जो बड़े अभी सीमित दायरे में था, आज की तारीख में सिंगापुर से लेकर जापान तक उसका निर्यात हो रहा है। ऐसे ही तमाम जिलों के अलग अलग प्रोडक्ट्स को मार्केट मिली है, तो उसके लिए योजनाबद्ध ढंग से काम चल रहा है। लेकिन उसके लिए मैंने कहा ना कि और ज्यादा कमिटमेंट और इंटेंशंस की जरूरत है। जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बाजार से संपर्क बढ़ेगा, उम्मीद है धीरे धीरे इन प्रोडक्ट्स के लिए बेहतर बाजार भी आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का है। मैं रतनमणि लाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सुरेश बहादुर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही प्रेम शंकर मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शरद त्रिवेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोग इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े और बहुत ही उपयोगी जानकारी प्रदेश सरकार के बारे में उपलब्ध करवाई और हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।